आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हमने देख लिया है। अब हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि रियल जेड जो है वो मॉडुलस से छोटा होगा। रियल जेड जो है वो मॉडुलस से छोटा होगा। सपोज अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग लें, ठीक है, 2 प्लस का 3i, और अगर इसका अगर हम लोग मॉड निकालते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, √4 प्लस का 9, जो कि हो जाएगा √13। ठीक है, हमें पता है कि √13 है, इसका जो भी वैल्यू होगा वो 2 से तो बड़ा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जाए, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे अगर हमको पता है कि इमेजिनरी पोर्शन से भी बड़ा होगा, तो इसका भी अगर हम लोग मॉड ऑफ z निकाल लें तो हमारे पास में √2 आ जाएगा। और √2 आने का मतलब है कि 1.41 होगा, और ये कंफर्म है कि 1 से तो बड़ा दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पे इमेजिनरी पोर्शन के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो इमेजिनरी पोर्शन का जो कॉफिशिएंट है 1, तो 1 से तो बड़ा है। ठीक है, 1 से तो बड़ा है √2। तो यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि अगर हम लोग मॉडुलस निकालें तो वो रियल पोर्शन और इमेजिनरी पोर्शन के ग्रेटर देन होगा, बट किसी एक केस पे इक्वल भी हो सकता है। सपोज अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कभी z इक्वल्स टू 1 हो और इसका अगर हम लोग मॉड निकालें तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कभी एक ऐसा भी केस होगा जो आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। अब आता है कि सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज देखें तो लगभग सिमिलर है, बस एक चीज का फर्क है कि मॉडुलस ऑफ जेड के आगे क्या है, निगेटिव साइन है। तो अगर मॉडुलस ऑफ जेड के सामने अगर निगेटिव साइन है और अगर हमारा क्वेश्चन यही है, तो अगर फर्दर सॉल्व भी अगर हम लोग करते हैं तो हमें पता है कि √13 ही मिलेगा। बट यहाँ पे चेंजेस क्या है कि माइनस ऑफ √13 से बड़ा होगा रियल पोर्शन ऑफ जेड यानी कि 2। ये तो श्योर बात है, ये तो श्योर बात है कि किसी भी नेगेटिव साइन के आगे अगर हम वो देखा जाए और वो अगर बड़ा नंबर है तो किसी छोटे नंबर से, ठीक है, तो पॉजिटिव अगर रहे तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे ये आ जाएगा कि कभी भी इमेजिनरी पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ जेड। तो यहाँ पे भी वही बात है, अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पे अगर हम लोग केवल यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दें तो ये इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो कंफर्म है कि 1 जो है वो माइनस ऑफ √2 से तो बड़ा होगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी तो हम लोग देख लिए। अगला है हमारा पास, अगला प्रॉपर्टीज है, अगला प्रॉपर्टीज है मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड जेड इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ मॉड जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉन्जुगेट जेड। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए अगर हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट किया जाए तो x प्लस आई वाई लिया माइनस ऑफ जेड, तो माइनस ऑफ जेड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस एक्स माइनस आई वाई, और ये आ जाएगा कॉन्जुगेट। कंफर्म है कि इमेजिनरी पोर्शन का साइन चेंज कर लेंगे, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉन्जुगेट जेड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में एक्स माइनस में और यहाँ प्लस आई वाई। अब बोल क्या रहा है कि अगर हम लोग चारों का मॉड लेंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। उसका रीजन क्या है कि हमें पता है कि मॉडुलस जब हम लोग निकाल रहे होते हैं, मॉडुलस अगर हम लोग निकाल रहे होते हैं तो हमें पता है कि स्क्वायर होता है। तो चाहे वो पॉजिटिव 1 हो चाहे वो निगेटिव 1 हो, यानी कि एक्स अगर बोला जाए तो चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे तो निगेटिव हो, चाहे तो y पॉजिटिव हो चाहे तो y निगेटिव हो, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सबको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसीलिए इन चारों केस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि चारों केस अगर हम लोग करते हैं तो भी इसका मॉडुलस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगला है जेड और जेड का जो कॉन्जुगेट है वो मॉड जेड के स्क्वायर के इक्वल है। तो सपोज यहाँ पे अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करें, ठीक है, जेड इक्वल्स टू 1 प्लस का आयोटा, और जेड का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस आयोटा। हमें पता है कि इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो z1 इंटू जेड का कॉन्जुगेट हमारे पास में यहाँ पे है 1 प्लस का आयोटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का आयोटा। और इसे फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में आ गया। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और फर्दर हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा, 2।
अब प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि अगर हम लोग z का मॉडुलस ले लें पहले, अगर हम लोग z का मॉडुलस ले लें पहले, तो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और i का कोफिशिएंट भी 1 है, उसका स्क्वायर 1 और दोनों का प्लस कितना हो जाएगा √2। और मॉड z का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, मॉड z का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है कि किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर चाहें तो हम लोग z1 और z1 का कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो z1 का स्क्वायर के इक्वल होगा, z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल्स टू r1 e i थीटा 1, z2 हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है r2 e i थीटा 2। और अगर हम लोग z1 z2 का पहले मल्टीप्लीकेशन कर ले, z1 इंटू z2 का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर ले तो हमें पता है कि r1 इंटू r2 दोनों का हमारा बेस सेम है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी e का पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका हमारा मॉड चाहिए, तो हमें पता है कि अगर यूलर्स फॉर्म में देखा जाए तो z इक्वल्स टू आर ई आई थीटा जो होता है, r e टू द पावर i थीटा जो होता है, तो e का जो कोफिशिएंट r है वही हमारा क्या है, मॉडुलस है। तो z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस होगा वो r1 r2 होगा। ठीक है जी। अब सिंपल अगर हम लोग z1 का मॉडुलस पहले निकाल दें, अगर हम लोग z1 का मॉडुलस पहले निकाल दें, ठीक है, अगर हम लोग z1 का मॉडुलस पहले निकाल दें, ठीक है, तो अगर हम लोग मॉड ऑफ z1 करते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ z1 करते हैं तो हमें पता है हमें क्या मिलने वाला है, r1 e का पावर i थीटा 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें r1। और z2 का अगर हम लोग मॉड देखें तो हमारे पास में ये हो जाएगा r2 e i थीटा 2, यहाँ से ये क्या हो जाएगा r2, तो r1 इंटू r2, ठीक है, जो इसके मॉड के इक्वल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमें ये कहता था कि अगर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके मॉड लगाएं या फिर बाद अगर अलग अलग करके भी अगर मॉड लगा निकाल करके वापस मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगला है कि अगर z1 और z2 को आपस में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं और उसका मॉड लेते हैं तो वो अलग अलग मॉडुलस के, ठीक है, अलग अलग मॉडुलस के फ्रैक्शन पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे भी हम लोग चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में सपोज z1 इक्वल्स टू 1 प्लस का आयोटा है, z2 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा है, तो हमें पता है पहले z1 और z2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले z1 और z2 को सॉल्व करेंगे, z1 और z2 का मॉड निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, z1 z2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो z1 z2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 1 प्लस का आयोटा 1 माइनस का आयोटा, हमें पता है फ्रैक्शन रहता है तो साइन चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। नीचे तो हो जाएगा हमारे पास में a प्लस बी ए माइनस बी विच इज 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो डायरेक्टली लिखते हैं +1, डायरेक्टली लिखते हैं +1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 हो गया, b स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और फिर क्या आ जाएगा 2 इंटू आयोटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचता क्या है, हमारे पास में i बचता है। तो z1 z2 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग z1 का मॉड पहले निकाल दें, z1 का मॉड अगर हम लोग पहले निकाले तो हमें दिख रहा है कि z1 हमारा क्या है, 1 प्लस का आयोटा है, डेट मीन्स हमारे पास में हो जाएगा √2। z2 कितना हो जाएगा, z2 का मॉडुलस हो जाएगा, इसका भी कोफिशिएंट देखा जाए तो एक प्लस है एक माइनस है, बट स्क्वायर होने की वजह से सेम ही रहेगा √2। और फर्दर इससे अगर हम लोग डिवाइड लगा के देखें
फर्दर अगर हम लोग इसे डिवाइड लगा के देखें, Z1 और Z2 को डिवाइड लगा के देखें तो आपको भी दिख रहा होगा कि ये √2 है, क्या हो जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 7 जो है हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड का जो स्क्वायर है वो Z1 के स्क्वायर प्लस Z2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो लेट सपोज हमारे पास में अभी जस्ट हमने देखा है कि अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ Z का है तो Z कॉन्जुगेट होता है, Z इंटू जेड का कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ठीक है, Z इंटू जेड का कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 और इसका कॉन्जुगेट Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है जी। तो Z1 प्लस Z2 का अगर हम लोग कॉन्जुगेट देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्दर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 और इसे कॉन्जुगेट को हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है जी। अब आता है कि इसका फर्दर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 का कॉन्जुगेट। हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है और उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मॉड ऑफ Z1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी देखें तो Z2 और Z2 का कॉन्जुगेट है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसे हम लोग लिख सकते हैं Z2 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि Z1 और Z2 का जो कॉन्जुगेट है प्लस Z2 का और Z1 का जो कॉन्जुगेट है ये किसके इक्वल होगा? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल Z1 और Z2 के इक्वल। कॉन्जुगेट का जो लास्ट प्रॉपर्टी देखा था हमने ये वहां से आता है, कॉन्जुगेट का जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये वहां से आता है। तो प्लस हम लोग लिख देंगे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है हमने देख लिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस केवल सब कुछ सेम है, केवल साइन चेंज है माइनस का। तो इसको भी अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, ऐसे ही, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, हम लोग एक साथ ही प्रॉपर्टीज देख ले रहे हैं, क्वेश्चंस भी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज एक बार खत्म हो जाए उसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस देख लिया और प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज नॉट डिफाइंड। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब 0 का हम लोग आर्गुमेंट नहीं निकालेंगे। अच्छा, इफ z इज प्योरली रियल देन आर्गुमेंट z इक्वल्स टू 0 या तो पाई, ठीक है। अब सपोज प्योरली रियल का मतलब ये है कि इसका इमेजिनरी पोर्शन कैसा होगा? 0 के इक्वल होगा। तो प्योरली रियल का मतलब है कि z इक्वल्स टू अगर हमारे पास में केवल 1 है तो हमें पता है कि या तो अगर प्लस में रहा तो यहाँ पे आएगा और प्लस में अगर यहाँ पे आता है तो हमारे पास में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री देखा जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपस में tan 0 डिग्री और tan 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास में पता है कितना होगा? 0 ही होगा, ठीक है जी। अगर देखा जाए कि z इक्वल टू कभी -1 आता है z इक्वल टू, तो अगर -1 आता है तो हमारे पास में यहाँ पे -1 आएगा और -1 एक अगर हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो -1 कब आता है? -1 पाई पे आता है, यानी कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक चले? 0 से पाई तक हमें चलना होगा, यानी कि पूरा आर्गुमेंट देखा जाए तो कितना होगा? आर्गुमेंट पाई होगा। तो कभी ऐसा हो, ठीक है, या तो इधर हो तो 0 हो जाएगा या तो इधर हो तो -1 हो जाएगा। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 3 है इफ z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर z केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो सपोज z इक्वल्स टू अगर केवल i होता है तो पाई बाय 2 होगा, z इक्वल्स टू केवल i होता है तो पाई बाय 2 होगा,
ठीक है, क्योंकि वो इमेजिनरी एक्सिस के पॉजिटिव वाले लाइन पे लाई करेगा, और z इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा होता है तो -π/2 होगा। ये किसके लिए है? प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसका रियल पोर्शन कैसा होता है, तो उसका रियल पोर्शन 0 के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m पाई, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। जितने सारे m दिख रहे हैं आपको, सब में m बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि इस प्रॉपर्टी का आर्गुमेंट अगर हम लोग निकालने के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेते हैं। z1 इक्वल्स टू सपोज हमारे पास में है r1 e i थीटा 1, z2 है हमारे पास r2 e i थीटा 2, और अगर हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 निकालें तो पहले हम लोग z1 z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 r2 हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो e i थीटा 1 प्लस थीटा 2। यूलर्स फॉर्म में हमें पता है कि जो थीटा होता है वही आर्गुमेंट होता है, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 कितना हो जाएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा? तो आर्गुमेंट ऑफ z1। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 अगर हम लोग अलग से निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z1 अगर हम लोग अलग से निकाल रहे हैं तो आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना हो जाएगा हमारे पास में? थीटा 1। आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना हो जाएगा? तो आर्गुमेंट ऑफ z2 में दिख रहा है कितना हो जाएगा? थीटा 2। क्या लिख देंगे? थीटा 2। तो हमें पता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 करेंगे तो ये इसके मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर्गुमेंट के आपस में इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 देखें तो डिवीजन के केस में भी वही रोल प्ले कर रहा है। डिवीजन के केस में भी वही रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग z1 z2 निकाल लें, z1 z2 निकाल लें, कॉम्प्लेक्स नंबर यही रखते हैं z1 और z2, तो हमें पता है r1 e i थीटा 1 अपॉन r1 e i थीटा 2, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो r1 और r2 तो ऐसे ही रहेगा फ्रैक्शन में, e का पावर अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, और हमें पता है हमें क्या चाहिए? हमें आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 चाहिए। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना हो जाएगा? तो आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 हो जाएगा, ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, अलग से लिख देते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना हो जाएगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ से देखा जाए तो z1 का आर्गुमेंट माइनस z2 का आर्गुमेंट, z1 का आर्गुमेंट थीटा 1, z2 का आर्गुमेंट थीटा 2। अब सवाल आता है कि यहाँ पे m क्या चीज है, जिसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू में अभी देखेंगे। जस्ट पहले हम लोग 6th प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n है, तो लेट सपोज हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू e i थीटा, और साथ में इसका मॉडुलस भी लिख लेते हैं r। अगर हम लोग दोनों साइड में n लें तो यहाँ हो जाएगा z का पावर n, और यहाँ हो जाएगा r e i थीटा, होल का पावर कितना हो जाएगा? होल का पावर हो जाएगा n। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फर्दर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास में हो जाएगा r का पावर n e का पावर i n थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n क्या कहता है? आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n कहता है कि कभी ऐसा हो कि हमें अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो तो हम लोग उसको देख करके डायरेक्टली इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी कि n क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। n क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ में चला जाएगा। मतलब अगर हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? n पहले आ जाएगा, n पहले आ जाएगा, बाद में बचेगा आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z कितना है? तो आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास में है
आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारे पास में कितना है, तो हमारे पास में आर्गुमेंट ऑफ जेड बचेगा थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना बचेगा, थीटा। फिर से रिपीट करते हैं, z इक्वल्स टू आर ई आई थीटा हमने लिख किया, उसके बाद में पावर पे दोनों जगह हम लोगों ने n से मल्टीप्लीकेशन में कर दिया इसको, ठीक है। और फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, r का पावर n यहाँ पे और e का पावर i n थीटा। अब हमें फर्दर दिख रहा है कि हमें क्या चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n, हमें क्या चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n। तो कहीं ना कहीं z का पावर n हमने क्रिएट कर लिया, पावर यहाँ पे n, यहाँ पे दोनों साइड में हमने LHS RHS में रख करके। अब आता है कि आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n क्या हो जाएगा, तो जो भी पावर रहेगा वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और आर्गुमेंट ऑफ z जो रहेगा वो हमारे पास में एज इट इज लिखा जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना है, तो आर्गुमेंट ऑफ z थीटा के इक्वल्स टू है, थीटा के इक्वल है। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, कि इफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 50 डिग्री, इफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर 10। अगर हमें आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 50 डिग्री दे रखा है तो आर्गुमेंट ऑफ z का पावर 10 पूछा जा रहा है हमसे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जस्ट अभी हमने देखा है, ठीक है, जस्ट अभी हमने देखा है कि आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n किसके इक्वल होता है, तो आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n n थीटा के इक्वल होता है। तो हम लोग भी इसी का यूज करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n किसके इक्वल होता है, n थीटा के इक्वल होता है। तो हमें क्या करना है, हमें आर्गुमेंट ऑफ z का पावर 10 चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n के जगह पे 10 और थीटा हमें गिवन है, थीटा कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 500 डिग्री। ये आर्गुमेंट ऑफ z का पावर 10 है। बट जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज में देखा है, प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे 2m पाई भी लिखा हुआ है। इसका सेंस ये है कि हमारे पास में जो भी आर्गुमेंट आएगा उसका हमें क्या करना है, उसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू अगर फाइंड करना है लेट सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू -1 लेंगे और m का वैल्यू अगर हम लोग -1 लेते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा 500 माइनस 2m पाई था, यानी कि पाई का वैल्यू अगर हम लोग 180 डिग्री पुट करते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि फाइनल आंसर हमारा कितना है 140 डिग्री, जो कि लेस देन 180 डिग्री है, जो कि लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है जी। तो कभी ऐसा हमारे पास में क्वेश्चन आए, ठीक है, कि अगर हमारा आर्गुमेंट जो है वो ज्यादा आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो हम लोग उस समय में यहाँ पे पाई का वैल्यू और 2m पाई के जगह m का वैल्यू -1 ले लेंगे, ठीक है, और पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग फाइनल आंसर जो है वो डिग्री में शो कर देंगे। वटेवर अगर रेडियन में आता तो रेडियन में भी लोग शो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू अगर हमें दे रखा हो 2π/3 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 अगर हमें दे रखा है 5π/6, ठीक है, और हमें आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 फाइंड करने हैं। हमें क्या फाइंड करने हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 फाइंड करने हैं। तो जस्ट एक छोटा सा प्रॉपर्टी था भी हमारा, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी था कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 है तो वो आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 के सम के इक्वल होगा, और फर्दर अगर जरूरत पड़ा तो हम 2m पाई का भी हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो आर्गुमेंट होता है वो मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब उसके कई सारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू में रिस्ट्रिक्ट करना है तो डेट केस में हम लोग m का वैल्यू, ठीक है, जो भी सुटेबल होगा वो हम लोग ले लेंगे। फिलहाल अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमें पता है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 हमारे पास में है 2π/3 प्लस 5π/6, इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4π प्लस का 5π जो कि हो जाएगा 3π/2, 3π/2 अगेन, ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू पे लाई नहीं करता है। तो डेट केस में हम लोग क्या करेंगे, डेट केस में हम लोग 3π/2
माइनस 2 पाई कर लेंगे, माइनस क्या कर लेंगे 2 पाई कर लेंगे, यानी कि हमने m का वैल्यू कितना लिया इस बार, यानी कि हमने m का वैल्यू यहाँ पे लिया 1, सॉरी -1। अगर m का वैल्यू -1 लिया है तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी क्या था प्लस का 2m पाई, तो अगर हमने -1 लिया है तो यहाँ पे -2 पाई आ गया, m का वैल्यू -1, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो -पाई/2 आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि 2m पाई का हम लोग कैसे यूज करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू के मतलब जो भी एंगल होता है प्रिंसिपल वैल्यू में अगर हमें रखना हो तो डेट केस में हम लोग m का वैल्यू -1 रखेंगे ताकि वो प्रिंसिपल वैल्यू में वैल्यू आ जाए। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग -पाई टू पाई के बीच में लाई करता है। अगला देखते हैं, अगला है ठीक है कन्वर्ट द स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन है बट एक प्रॉपर्टी का ही डिस्कशन है। कन्वर्ट द स्ट्रेट लाइन, जो हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है 4x + 2y = 3 इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कॉन्जुगेट का एक प्रॉपर्टी था, कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी क्या था कि z + z बार अपॉन अगर हम लोग 2 करते हैं तो ये x के इक्वल होगा, और अगर सेम कंडीशन में अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये y के इक्वल होगा। और हमें कुछ नहीं करना x और y के जगह में, ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना है तो x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इसको मतलब ऐसे ही लिख दिया, हमने कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी में इसको डील किया है। आप चाहें तो एक बार वहां पे जाकर के देख सके, अगर आप डायरेक्टली अगर आप वीडियो यहाँ से देख रहे हैं तो आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं हमने जिसको डील करा है। अगला है कि x की जगह हमें दिख रहा है z + z कंजुगेट अपॉन 2 प्लस 2 y की जगह हो जाएगा z - z कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा इक्वल्स टू 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि आयोटा अगर है डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे कि अगर मुझे डिनोमिनेटर में 1 चाहिए तो हम लोग i के साथ में -i का मल्टीप्लाई कर देंगे, i के साथ में क्या करेंगे -i का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर -i आयोटा का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो लिख लेते हैं एक बार i इंटू -i, तो i इंटू -i हो जाएगा i स्क्वायर -1 होता है और ये माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा प्लस, इक्वल्स टू 3 जो है वो तो चल ही रहा है। अब आता है ठीक है z + z बार प्लस का इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा z इंटू माइनस आयोटा माइनस जेड बार माइनस आयोटा, और अगर इसका एलसीएम भी अगर हम लोग यहाँ पे ले लें तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये तो 1 हो ही गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। फर्दर इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो हमारे पास में हो जाएगा z, और यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है एक बार लिख लेते हैं आगे, उसके बाद कुछ अगर कॉमन आएगा तो कॉमन लेंगे, -2z आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2z बार इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ z है और यहाँ भी z है, तो z हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे z अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 1 माइनस का 2 आयोटा बच रहा है, माइनस का 2 आयोटा बच रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग z बार और यहाँ पे 2z बार है, ठीक है, तो अगर हम लोग z बार कॉमन ले लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 प्लस का 2 आयोटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस का 2 आयोटा, आयोटा हमने यहाँ पे मिस कर दिया ठीक है, बट मुझे पता था कि यहाँ पे आयोटा होना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 आयोटा लिखा। अब आता है ठीक है कि यहाँ पे इक्वल टू 6 तो है ही, अब आता है कि यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में तो आ ही गया है, हम चाहे तो यहाँ भी इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जेड ए का कॉन्जुगेट प्लस जेड बार ए इक्वल्स टू 6। आपको दिख रहा है कि ये अगर ए है तो इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है, इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा जेड ए का कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट ए इक्वल्स टू 6। अगला है, अगला है हमारे पास में ठीक है क्वेश्चन ही है क्योंकि हमने एक साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज डील किए हैं,
ठीक है, बहुत सारे का मतलब हमने कॉन्जुगेट देखा, हमने मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी देखा, हमने आर्गुमेंट का देखा। तो उस पे बेस्ड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिससे हमारा प्रैक्टिस रिवीजन हो जाए प्रॉपर्टीज, हमने उतना क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा है ताकि लेक्चर में डिस्कशन हो जाए। अब आता है कि हमारे पास में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज रियल and real part is positive, then find the locus of z। तो सबसे पहला है कि हमें जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज रियल बोल रहा है। तो अगर रियल है तो कंफर्म है कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, क्या हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का कॉन्जुगेट। क्योंकि हमने देखा है, ठीक है, कि अगर केवल रियल है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में z इक्वल्स टू जेड बार होता है, z इक्वल्स टू जेड बार होता है। कब, जब केवल रियल के ऊपर बात हो रहा होता है। तो अदरवाइज आगे हम लोग अगर बढ़े, ठीक है, तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अगर पूरे का कॉन्जुगेट है तो हम लोग लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट प्लस 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होगा, 1 प्लस का जेड प्लस का जेड स्क्वायर। यहां से अगर 1 से 1 कैंसिल कर दें तो हमारे पास में क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर हम लोग जेड माइनस जेड बार अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ से अगर हम लोग जेड माइनस जेड बार अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ तो 1 बच रहा है, ठीक है, बट यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा जेड, ठीक है, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस बचेगा जेड बार, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर इसे 0 से इक्वेट किया जाए तो ये हो जाएगा जेड इक्वल्स टू जेड बार, और क्या आ रहा है, और आ रहा है जेड बार प्लस जेड, सॉरी, प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे कि मैं यहाँ पे दिख रहा है जेड इक्वल्स टू जेड बार है, इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई, और यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, 2y आयोटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल टू कितना हो गया, तो y इक्वल टू 0 हो गया। अब आता है z बार है, तो z बार हमें पता है कि x माइनस क्या होगा, आई वाई होगा, प्लस x प्लस का आई वाई होगा, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमें दिख रहा है 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, -1, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/2। तो जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा था उसका एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। एक पार्ट कहने का मतलब ये है कि हमें पता था कि केवल हमने अभी क्या सॉल्व किया है, रियल के लिए सॉल्व किया है। अब आता है क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रियल पार्ट पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये आता है, ठीक है, कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जेड स्क्वायर का मीनिंग क्या है, जेड स्क्वायर का मीनिंग ये है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ था इसका क्या किया, स्क्वायर किया। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा। हमें पता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा। इसे यहाँ पे पुट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा प्लस का x प्लस का आई वाई, जेड की जगह लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें केवल रियल पोर्शन चाहिए। तो रियल पोर्शन को हम लोग लिख लेंगे जिसके साथ कोई इमेजिनरी साइन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। हमें पता है कि एक हमारे पास में क्या आ रहा है, एट x इक्वल्स टू, ठीक है, -1/2 पे निकालना है, तो एक हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू
-1/2 पे। तो x इक्वल्स टू अगर हम लोग -1/2 पे निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फर्दर इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4, ठीक है, ग्रेटर देन 0, माइनस का वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3/4 ग्रेटर देन 0। अगर y के आगे माइनस है तो हमें पता है इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/4 लेस देन 0, और ये हो जाएगा y का वैल्यू, y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2 प्लस माइनस, मतलब y किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो y √3/2 से बड़ा होगा और √3/2 से छोटा होगा। y जो है वो माइनस ऑफ √3/2 से बड़ा होगा और √3/2 के बीच में लाई करेगा। एक और केस है, केस ये है कि अगर y इक्वल्स टू 0 हुआ तो क्या होगा, तो सपोज, ठीक है, एट y इक्वल्स टू 0, तो अगर y इक्वल्स टू 0 होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। अगर y इक्वल्स टू 0 है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अच्छा, तो क्या हमने लोकस फाइंड कर लिया क्या, तो अगर देखा जाए तो हमने लोकस फाइंड कर लिया है, क्योंकि y इक्वल टू 0 क्या है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 क्या है, x एक्सिस का इक्वेशन है, और ये किसी भी रियल नंबर के लिए अगर बात किया जाए तो उसका लोकस x एक्सिस वाला लाइन ही होगा। अनदर क्या है कि अगर देखा जाए तो x इक्वल टू -1/2, मतलब कंफर्म है कि वह y के पैरेलल होगा, और कोई एक ऐसा लाइन अगर ड्रॉ कर लिया जाए और सपोज इसका इक्वेशन x इक्वल्स टू -1/2 है, x इक्वल्स टू -1/2 है, तो x इक्वल्स टू -1/2 के बीच में y का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, -√3/2, सपोज यहाँ पे -√3/2 है, और यहाँ पे भी क्या है -√3/2 है, तो इसके बीच में क्या है हमारा लोकस लाई कर रहा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब लोकस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, बट हमें जो भी चीज दिया गया है उसका हम लोग पर्टिकुलर यूज करेंगे, और हमें पता है कि जो भी हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, उसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x एक्सिस है उसका लोकस, और एक जो है लोकस, ठीक है, वो हमारे पास में आ रहा है x इक्वल्स टू -1/2, और उसके बीच में y का वैल्यू -√3/2 से लेकर के प्लस √3/2 तक है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, मतलब लोकस कहीं ना कहीं इसके बीच में ही मूव कर रहा है। अगला है अगला है अगला है हमारे पास में क्वेश्चन, लेट z एंड z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 जो है वो 2 के इक्वल है। तो हमारे पास में सबसे पहला चीज है, ठीक है, सबसे पहला चीज है कि मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हमें पता है कि इसे हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और फर्दर इसे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इतनी बातें दी हुई है। अगला है एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 एंड z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 एंड z2, z1 और z2 का हमें क्या पता है, आर्गुमेंट भी पता है, कितना है भाई 3π/2 है। फर्दर हमें फाइंड क्या करना है, फर्दर हमें फाइंड करना है, ठीक है, z बार अपॉन z2, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे z बार निकालना होगा, देन हमें z2 अगर देखा जाए तो वो भी निकालना होगा, और उसका जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमें क्या पता है कि हमें पता है कि मॉड ऑफ z1 इक्वल्स टू 2z2 दिया हुआ है,
तो अगर इसे हम, ठीक है, मॉड ऑफ Z2 को अगर हम लोग R लेट कर लें, अगर हम लोग क्या लेट कर लें, R लेट कर लें, लेट मॉड ऑफ Z2 इक्वल्स टू R अगर कर लें, ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 इक्वल्स टू 2R हो जाएगा। मतलब Z1 का हमने क्या निकाल लिया, मॉडुलस निकाल लिया। सिमिलरली अगर आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल्स टू 3π/2। यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 को हम लोग क्या लेट कर लें, अगर थीटा लेट कर लें, ठीक है, तो क्या हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिख सकते हैं क्या हम लोग आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिख सकते हैं क्या, तो 3π माइनस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर हम लोगों को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और थीटा पता है, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं अब, यानी कि Z1 हमारा कितना हो जाएगा, 2R e का पावर I 3π/2 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, 3π/2 माइनस थीटा। बट हमें Z1 का क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए, तो कॉन्जुगेट हम लोग रख लेंगे। कॉन्जुगेट में हमें पता है क्या होता है, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, 3π/2 माइनस थीटा एज इट इज रहेगा। और अगर हम लोग Z2 भी लेट कर लें, लेट Z2 इक्वल्स टू कितना है, सपोज R ही लेट करते हैं मॉडुलस को, और e का पावर I थीटा, आर्गुमेंट तो हमने देखा ये कि आर्गुमेंट हमने Z2 का क्या लेट किया है, थीटा। तो फर्दर इसे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और कैलकुलेट करते हैं, वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो Z बार कितना है, Z बार है हमारे पास में 2RE माइनस I 3π/2 माइनस थीटा अपॉन R e का पावर I थीटा। R से R कैंसिल कर सकते हैं, R से R क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ क्या बच रहा है, 2 इंटू ई का पावर माइनस आई 3π/2 प्लस आई थीटा, ये ऊपर जाएगा, बेस दोनों का सेम है तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा, तो ये कैंसिल आउट अगर हम लोग कर दें तो हमारे पास में फर्दर क्या मिलता है, फर्दर Z का बार अपॉन Z2 का बार इक्वल्स टू हमारे पास में आ रहा है 2 इंटू ई का पावर माइनस आई 3π/2। हमें पता है कि ये यूलर्स फॉर्म है, वट एवर यूलर्स या ऑयलर्स, ठीक है, जो भी हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर इसे हम नॉर्मल पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो पोलर फॉर्म में पता है कि यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा, 3π/2, क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। अगला माइनस साइन 3π/2, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, cos 3π/2 अगेन y एक्सिस पे लाई करेगा और y एक्सिस पे cos 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये i है, और cos sin 3π/2, sin 3π/2 कितना होता है, तो -1 होता है, तो -1, ठीक है, और ये माइनस दिख रहा है, प्लस हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर हमारा कितना है, 2 आयोटा। फाइनल आंसर कितना है, 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन में हम लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, मॉडुलस भी यूज होता है साथ में, आर्गुमेंट भी साथ में यूज हुआ, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमने कॉन्जुगेट भी देखा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ लग जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है और कोई एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब सेम है, मॉडुलस दिया हुआ है हमें, ठीक है, कितना है, √2/5 है, हमें क्या नॉर्मल Z बार फाइंड करना है। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें क्या दिया हुआ है, Z इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस आई का पावर कितना 2 a माइनस का आयोटा, ठीक है। हमें क्या पता है, मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड का मतलब हमें मॉडुलस पता है, यानी कि हमें मॉड Z पता है। तो मॉड Z इक्वल्स टू समथिंग यूज करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसमें मॉडुलस कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर हम लोग मॉडुलस लें तो हम लोग उसका यूज कर पाएंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि ये हो जाएगा मॉड 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और इसका मॉडल्स देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, मॉड जेड का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे तो यहाँ पे है 2/5, अंडर रूट 2/5, ठीक है। और हमें पता है कि मॉडल्स चाहे यहाँ पे हो स्क्वायर तो हम लोग उसका मॉड का स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मॉडल्स इसका निकालें तो मॉडल्स कितना हो जाएगा, तो मॉडल्स दिख रहा है 1 और 1, यानी कि अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना है, 2 ही होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पे हमारे पास में आ गया ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे है 2 5 अंडर रूट। तो रूट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास में बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5 इक्वल्स टू 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, फर्दर इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो अगर यहाँ से इसे कैंसिल कर ले तो हमारे पास में कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 5 2 से 10, तो हमारे पास में 10 आ गया, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है, 9, यानी ए का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 3। हमें पता है क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही कि ए ग्रेटर देन 0 है, तो कंफर्म है कि हम लोग ए का वैल्यू क्या लेने वाले हैं, ए का वैल्यू हम लोग 3 लेने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोग ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे तो 1 डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा, अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 माइनस का आयोटा होता है, 3 माइनस का आयोटा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या मिल रहा है, 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस का आयोटा। हमें पता है कि इसका क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है साइन चेंज करके, रैशनलाइज करना है साइन चेंज करके। हमने डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो आगे आता है, ठीक है, कि हमारे पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे हो जाएगा 6 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये हो जाएगा 9 माइनस का आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 आई माइनस का 2 अपॉन ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे देखें तो रियल पार्ट अगर हम लोग पहले लिख रहे तो 1/5 माइनस का प्लस का 3/5 आयोटा, और हमें पता है ये क्या है, ये जेड है, ये क्या है, ये जेड है, तो जेड का हमें क्या चाहिए था, कॉन्जुगेट चाहिए था, तो जेड का कॉन्जुगेट अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा -1/5, रियल पार्ट तो सेम ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो है हमारा, ठीक है, ऑप्शन मैंने दे नहीं रखा है, ठीक है, बट इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अगला है, अगला है, ठीक है, अगला है, हम लोग फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, एक्चुअल में बहुत सारे भी तो नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने होंगे ताकि प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छे से समझ पाए। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि Z1 का मॉडुलस इक्वल्स टू 2 है, Z2 का मॉड 3 दिया हुआ है, Z3 का मॉड 4 दिया हुआ है, और मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 और Z3 2 के इक्वल है। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 4 टाइम्स ऑफ दिस, 9 टाइम्स ऑफ दिस एंड 16 टाइम ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि सपोज अगर हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ Z1 इक्वल्स टू 2, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि मॉड का स्क्वायर करते हैं तो वो, अगर हम लोग Z1 का मॉड का स्क्वायर किया हमने तो वो Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है, Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे Z2 लें, Z2 हमारे पास में 3 है, इसका भी अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना भाई 9। और यहाँ पे अगर हम लोग फिर से कॉन्जुगेट के टर्म्स में लिखें तो Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। Z3 का अगर हम देखें तो यहाँ 4 है, ये कितना हो जाएगा तो Z3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। तो यहाँ हो जाएगा Z3 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 16। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि हमें दिख रहा था यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और हमने जो कैलकुलेट करना है वहां पे दिया हुआ है 4 और यहाँ 9, यहाँ 16। तो कहीं ना कहीं उसका स्क्वायर करेंगे तब जाकर के हम लोग इधर एलएचएस साइड में जो भी चीज है उसको यूज कर सकते हैं। और जो भी चीज इन द सेंस है कि हमें ऐसा कुछ चीज बनाना होगा जो इससे रिलेटेड हो, तो हमने वो काम कर दिया। अब आता है कि अगर हमें जो भी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, 4 की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर लें, तो 4 की जगह हम लोग Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट लिख रहे हैं, Z2 Z3 लिख लिया, प्लस 9 की जगह हम लोग लिख रहे हैं Z2 और Z2 का कॉन्जुगेट, और है Z3 Z1, प्लस 16 की जगह है Z3 और Z3 का क्या है कॉन्जुगेट है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है Z1 इंटू Z2 आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है, कि अगर हम लोग तीनों को देखा जाए तो तीनों में से हमें दिख रहा है कि Z1 Z2 Z3 तीनों में ही है, Z1 Z2 Z3 तीनों में ही है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या Z1 Z2 Z3, ठीक है, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या Z1 Z2 Z3 कॉमन लेकर के क्या बच रहा है हमारे पास में Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार। मॉड के अंदर लिखा है तो हम लोगों को पता है कि मॉड हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3, और फर्दर ये भी मॉडुलस में लिखा जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z3 का कॉन्जुगेट। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे Z1 प्लस Z2 और Z3 का मॉड का वैल्यू दे रखा है 2। तो क्या हम लोग इसको उस फॉर्मेट में लेकर के आ सकते हैं क्या, अलग अलग कॉन्जुगेट दे रखा है तो क्या हम लोग उसको एक जगह कॉन्जुगेट कर सकते हैं क्या। और इसका वैल्यू तो हमें पता है, इसका वैल्यू है एक का Z1 का वैल्यू है 2, Z1 का वैल्यू है 2, Z2 का वैल्यू है मॉड ऑफ Z2 का वैल्यू है 3 और मॉड ऑफ Z3 का वैल्यू है 4। और इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 प्लस Z3, केवल Z1 का ही कॉन्जुगेट नहीं पूरे का कॉन्जुगेट। और हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर होल का कॉन्जुगेट है तो वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 24, और ये हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास में क्या मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना हो जाएगा 2। दैट मीन्स हमारा कितना आंसर आ रहा है 48। तो इस क्वेश्चन में हमें मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा मालूम चला कि हम लोग मॉड का फर्दर ऐसे यूज भी कर सकते हैं, और साथ साथ हमने क्या देखा कैसे कॉन्जुगेट भी हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो मिक्सचर क्वेश्चन हम अक्सर देखते हैं कि प्रॉपर्टी का मिक्सचर क्वेश्चन आता है हमारे पास। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, लेट जेड एंड डब्ल्यू, ठीक है, जनरली इसको हम लोग ओमेगा रीड करते हैं तो हम लोग ओमेगा ही रीड करेंगे इसे, बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट जेड बार प्लस आई टाइम्स ऑफ ओमेगा बार इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू कितना है 0 के इक्वल है। यहाँ पे 0 मिसिंग है तो आप 0 मेंशन यहाँ पे चाहे तो क्वेश्चन में कर ले, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग को लिख ही रहे कि ये हमारे पास में क्या है गिवन है, क्या है गिवन है जेड बार प्लस आई ओमेगा बार इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0, और आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा इक्वल्स टू कितना है पाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना है, हमें जेड का आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो जेड का अगर हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि गिवन का कैसे यूज करें।
तो अगर गिवन का यूज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड होल का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो बोथ साइड अगर हम लोग होल का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास में कोई यहाँ पे आ जाएगा, इधर भी कॉन्जुगेट और इधर पूरे में कॉन्जुगेट। और हमें पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर होगा तो उसको अगर हम लोग टुकड़े में भी लिख लें ऐसे करके, अगर हम लोग लिख लें, जीरो का कॉन्जुगेट तो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड। और हमें पता है किसी भी इमेजिनरी पार्ट का अगर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होता है तो माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि माइनस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, आई तो रहेगा। फर्दर से अगर हम देखें तो जेड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, जेड आई। ओमेगा का वैल्यू भी इसीलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा, मतलब हमें फाइंड तो आर्गुमेंट ऑफ जेड करना है, तो ओमेगा का वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं जेड के फॉर्म में तो उसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है, पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा की जगह हम लोग लिख देंगे जेड अपॉन आयोटा इक्वल्स टू पाई, यहाँ पे हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन आयोटा इक्वल्स टू पाई। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसे हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा इक्वल्स टू पाई। जेड का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग इससे पहले भी लिख सकते हैं, जैसे लॉग के क्वेश्चंस में होता है लॉग एम का पावर एन होता है तो हम लोग एन लॉग एन लिख सकते हैं। और यहाँ पे आर्गुमेंट के प्रॉपर्टी में भी वही लगभग वर्क कर रहा होता है, हमारा लगभग वही वर्क कर रहा होता है, वही कंसेप्ट। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना हो जाएगा, तो हमें पता है आर्गुमेंट ऑफ आयोटा हो जाएगा पाई बाय टू, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना हो जाएगा, पाई बाय टू, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पाई प्लस का पाई बाय टू, और इसे फर्दर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ये 2 इधर आकर के फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना था आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड किसके इक्वल हो गया, 3 पाई बाई 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टीज का डिस्कशन एक साथ इकट्ठा इसीलिए किया था ताकि हम क्वेश्चंस एक साथ रख लें, और तीनों प्रॉपर्टी का मिक्सचर यूज कभी कभी हो जाता है तो उसको हम लोग एक साथ देख लें। तो मुझे लगता है कि इतना क्वेश्चन सफिशियंट तो नहीं है, बट ठीक है, हम लेक्चर को बड़ा नहीं करने की वजह से हम लोग ये लिमिटेड क्वेश्चन सिलेक्ट करके किए हुए हैं। आप इस पे क्वेश्चंस और भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का याद करने से बेटर है कि हम प्रॉपर्टी में क्या कर लें, क्वेश्चन ही कर लें, ताकि प्रॉपर्टीज जब यूज हो तो एक बार हम अगर उसे देखेंगे भी तो हमारे माइंड में प्रॉपर्टी क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, ताकि उसे हम लोग अपने आप ऑब्जर्व कर लें क्वेश्चंस के थ्रू में।